हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने वर्कर्स के बारे में, वेजेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले ली थी। अब हम इस चैप्टर पर आएंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम इसे कवर करने में नहीं लगेगा। तो कोर आइडिया यहाँ पर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन का क्या है कि भाई मैनेजमेंट में हमें क्यों लेकर आना है, मैनेजमेंट क्या काम करता है। सबसे पहले ये बताओ, मैनेजमेंट काम करता है डिसीजन मेकिंग का, है ना। तो अब डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे क्या चाहिए कि भाई जो मेरे वर्कर्स हैं अगर वो भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो उन्हें एक तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फील होगा कि भाई मेरी को भी वैल्यू किया जा रहा है, मेरी भी कोई वैल्यू है और यहाँ पर एक वॉइस उनको मिल जा रही है। ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मल मेथड बन जाता है वर्कर्स के लिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो अपने शेयर रखते हैं डिसीजन मेकिंग पावर में अपने मैनेजमेंट में। तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो वर्कर्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो एक एडवाइजर है, एडवाइस कर रहे हैं किसी लीडर को। तो इनके पास में यहाँ पर राइट है कि वो इनपुट्स दें, अपने ओपिनियन शेयर करें और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें। जबकि अगर बात करें लीडर की या मैनेजमेंट की, तो इनका फाइनल से होता है और ये यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि हमारी एडवाइस को इग्नोर किया जाए। ठीक है। तो डब्ल्यूपीएम में हमने क्या देखा कि एक एडवाइजर है। अब जैसे हमने देखा है कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अब प्रेसिडेंट कई बार सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि आप हमें एडवाइस करो अगर कोई लीगल मैटर है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट इस एडवाइस से यहाँ पर लीगली वो रहेंगे, बाउंड रहेंगे? नहीं, उनकी मर्जी है कि वो इसे फॉलो करें। सिमिलरली यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पर एज अ वर्कर यू हैव ऑल द राइट्स कि आप अपने इनपुट्स दो, अपने ओपिनियंस दो और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करो। लेकिन लीडर जो मैनेजमेंट है, वो उसका मर्जी है, वो हमारे इन इनपुट्स को, इन ओपिनियंस को लेते हैं या नहीं लेते। देन आता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कैसे, जैसे कि आप पार्लियामेंट में एक मेंबर हो, तो आपका एक्चुअल कंट्रोल और वोटिंग पावर है आपके पास में, ऑपरेशंस में, डिसीजंस में, एंटरप्राइज के। तो यहाँ पर एक मच डीपर लेवल ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोल आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यूपीएम है वो वर्कर्स को एक से दे रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो है वो उन्हें कंट्रोल दे रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम को डिटर्मिनेशन बोलते हैं जर्मनी में और सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं यूगोस्लाविया में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाई इज डब्ल्यूपीएम नीडेड, क्यों जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इसको अलग अलग बेनिफिट्स के लिए लगा रहे हैं, जैसे कि पावर और एम्पावरमेंट को शेयर करना। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है उनको वैल्यूड फील होगा, रिस्पेक्टेड फील होगा, उनका मोराल बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। अगर बात करें कॉपरेशन की, तो वर्कर्स यहाँ पर फील करेंगे कि भाई मैं यहाँ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पार्ट हूँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। तो मैं मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करूँ ताकि हम कॉमन गोल्स को अचीव करें। बेटर पार्टिसिपेशन हो जाएगा, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, एक तरीके से ना उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। एक फॉर्मल चैनल यहाँ बन रहा है डायलॉग के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिड्यूस करने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लेबर एंड मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल पीस का प्रमोशन, हम यहाँ इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं कैसे, डिस्कशंस के थ्रू। डब्ल्यूपीएम क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करता है, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट्स हो गए, उससे हम बच जाएंगे। अब हम बात ही अपनी कर पा रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं और हमारी बातें जो हैं, हमारे जो यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अगर वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो स्ट्राइक्स की जरूरत क्या पड़ेगी या लॉकआउट्स क्यों करेंगे, है ना। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिकल आइडियाज रखते हैं। क्यों, देखो, मैं यहाँ से थियोरेटिकल चीजें आपको पढ़ा रही हूँ और आप फील्ड में काम कर रहे हो। डेफिनेटली मेरी नॉलेज आपसे माइट बी इन टर्म्स ऑफ बुक्स ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास है। तो इसीलिए ये ज्यादा बेटर आइडियाज प्रोवाइड कर पाते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है और क्वालिटी को एनहांस करना है। तो एक वे मिल जाता है कि किस तरीके से हमें इस नॉलेज को टैप इनटू करना होगा। ठीक है। तो बेटर काम हम यहाँ पर कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्या क्या यहाँ पर टाइप्स एंड फॉर्म्स हैं हमारे पार्टिसिपेशन के।
तो यहाँ पर कोई एक मेथड तो होगा नहीं, हम अलग-अलग तरह से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कि डायरेक्टली हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम मीटिंग्स हो रही हैं या फिर कंपनी वाइड असेंबलीज हो रही हैं जिसमें कि हम इनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं। इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, हमने एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लिया या वर्क्स काउंसिल बिठा ली और वो हमारे बिहाफ पर हमारी बात को रखेंगे। फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, वर्कर्स जो है वो फाइनेंशियल सक्सेस में कंपनी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर रिवेन्यू आया कंपनी को, तो रिवेन्यू का 2% हमारे वेजेस में ऐड होकर हमें मिलेगा बोनस में। या फिर एक एग्जांपल देती हूँ, एसबीआई या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, वो क्या करते हैं, जब यहाँ पर उनके रिजल्ट्स आते हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो पीएलआई मिलता है उनको। पीएलआई में क्या होता है, जितना अच्छा बैंक का प्रॉफिट हुआ होगा उसके हिसाब से सभी एम्प्लॉइज को, ठीक है, उनकी अब उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं। ईसॉप्स में क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। किसको प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर? उनके एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉइज का, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सेन की, कि भाई सेन क्या पर बोलते हैं। तो ये बात करते हैं सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन, ये जो लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने सजेशन बॉक्सेस या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशंस में अपनी बात रख दी, या सजेशन बॉक्स में एक लेटर डाल दिया। तो मैनेजमेंट यहाँ ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो यहाँ पर कोई भी बात हमारी देखे या फिर उस पर एक्शन ले। इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल है ये, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने की या फॉर्मल कंसल्टेशन किया गया सर्टेन इश्यूज पर। फिर आती है बात रियल पार्टिसिपेशन, जहां पर वर्कर्स को एक जेन्युइन वॉइस दी गई है हर एक एस्पेक्ट में बिजनेस के। तो यही हमारा कोर आइडिया बनाता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का। कॉमन फॉर्म्स क्या है अब डब्ल्यूपीएम के? तो सबसे पहले बैठती है वर्क कमिटी। वर्क कमिटी में क्या होता है, फॉर्मल कमिटी होती है प्लांट या यूनिट लेवल पर, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आपके वर्कर साइड से और मैनेजमेंट साइड से दोनों से आएंगे और फिर ये की इश्यूज डिस्कस करते हैं, जैसे कि वर्कर सेफ्टी, वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब यहाँ पर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और मैनेजमेंट के साथ में नेगोशिएट करते हैं और एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइन करते हैं, जिसमें कि वेजेस आ सकते हैं, वर्किंग आवर्स आ सकते हैं कि कितने टाइम काम करा जाएगा, और बेनिफिट्स आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, क्वालिटी सर्कल्स। तो यहाँ पर वॉलंटियर एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे 6 से 12 लोगों का, जहां पर ये लोग सेम वर्क एरिया में काम कर रहे हैं और रेगुलरली मीट करेंगे, ताकि ये देखें कि भाई वर्क रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें, फिर उनको अच्छे से एनालाइज कर कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये टेक्निक आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हुई? ये हुई थी आपकी जापान में ओरिजिनेट। फिर आता है स्टॉक ओनरशिप, जैसा हमने देखा ईसॉप्स में। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दिया गया कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर पार्ट ओनर बन सकते हैं कंपनी के। और ये जो शेयर्स हैं इसमें उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा। तो इन्फोसिस एक पायनियर थी ये करने में। फिर नालको जो है वो पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी जिसने ईसॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। अब डब्ल्यूपीएम की बात कर लेते हैं इंडिया में। तो इंडिया की काफी लंबी हिस्ट्री रही है कि वो डब्ल्यूपीएम वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। कुछ लीगल हैं और कुछ वॉलेंट्री हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क्स कमेटी की। तो लीगल बेसिस पर इसको मैंडेट किया गया है बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जहां पर बोला गया है कि भाई 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स जो हैं उनको वर्क कमेटी बनानी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए वर्कर और एम्प्लॉयर्स की साइड में, और मैक्सिमम यहाँ पर 20 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। वर्क्स कमेटी में मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। और कौन बनाएगा? वो कंपनीज जिनके पास 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बोलता है कि 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स। पर्पस क्या है कि गुड रिलेशंस प्रमोट करने और डिस्कस करने मैटर्स कॉमन इंटरेस्ट के, जो कि हमारे वर्क प्लेस कंडीशन और वेलफेयर से रिलेटेड है। शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट काउंसिल्स, ये हमारा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 1975 में।
मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग यूनिट्स के लिए, जहां पर 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज थे। तो इस स्कीम से हमारा आर्टिकल 43A आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जब किसी भी आर्टिकल के सामने कोई भी इस तरह से अल्फाबेट्स होते हैं, इसका मतलब है कि उसको अमेंड किया गया है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं, है ना। तो अमेंडमेंट के थ्रू आया ये। अब यहाँ पर इन्होंने स्टेट को बोला कि भाई स्टेट कौन है, हमारी गवर्नमेंट्स है, आपको वर्कर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। स्ट्रक्चर, शॉप काउंसिल ऑपरेट करेगा शॉप फ्लोर लेवल पर। मंथली यहाँ पर ये लोग मिलेंगे और प्रोडक्शन टारगेट्स को डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, सेफ्टी को डिस्कस करेंगे। फिर आता है जॉइंट काउंसिल, ऑपरेट करेंगे प्लांट लेवल पर। क्वार्टरली मिलेंगे वंस इन 3 मंथ्स और डिस्कस करेंगे ब्रॉडर इश्यूज जैसे कि प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर। आ गया समझ में। तो शॉप काउंसिल में क्या हो रहा है, हम फ्लोर लेवल, शॉप फ्लोर लेवल पर यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर मंथली हमारा मिलने के बाद में हम क्या देखेंगे कि भाई क्या क्या हमारे टारगेट्स है, एफिशिएंसी कैसे मीट कर सकते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन से चलेंगे। जॉइंट काउंसिल ऑपरेट करेंगे प्लांट लेवल पर। क्वार्टरली यहाँ पर मिलना है, मतलब 3 महीने में एक बार। और आपका डिस्कस करेंगे ब्रॉडर इश्यूज। समझ में आ गया। शॉप काउंसिल आपकी शॉप लेवल पर आप मिल रहे हो और महीने में एक बार मिलोगे। साथ में यहाँ पर अगर बात करें जॉइंट काउंसिल की, तो आप क्वार्टरली मिल रहे हो और प्लांट लेवल पर काम कर रहे हो, ब्रॉडर इश्यूज देखोगे जैसे प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एफिशिएंसी देख रहे हो। इसके अलावा टारगेट्स और सेफ्टी। देन आता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। तो ये कंसल्टेटिव बॉडीज थी जिनको यहाँ पर बनाया गया ताकि ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड हो अमंग पीपल और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज लिए गए जैसे वेजेस, बोनसेस, इंडिविजुअल ग्रीवांसेस, जो कि इनके स्कोप के बाहर थे। अब रीजन क्या हुआ कि काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे, एज मैनेजमेंट जो है वो ऑफन विलिंग नहीं है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर वर्कर्स के साथ में शेयर करें। ट्रेड यूनियंस को डर लगता रहा कि ये जो जेएमसीज हैं ये उनको कमजोर बना देंगी, उनके इन्फ्लुएंस को खत्म कर देंगी। फिर आए वर्कर डायरेक्टर। तो एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अपॉइंट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पर कंपनी के सारी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, टारगेट्स डिसाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म में सारी चीजें क्या क्या रहेंगी और बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है उसको ओवरसी करते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कि हम एक बंदे को अपनी तरफ से बिठाएंगे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा हाई पॉलिसी मेकिंग में। चैलेंज क्या आया, अब यहाँ पर काफी लिमिटेड इम्पैक्ट था क्योंकि लोन वर्कर डायरेक्टर है। तो उसकी बात अगर मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, या मान लो 3 लोग हैं कंपनी की साइड से और एक बंदा है हमारी साइड से एज अ एम्प्लॉयर वर्कर, तो 3 लोगों की बात सुनी जाएगी, इस एक की बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इनको इंटिमिडेट कर दिया जाता था बाय अदर बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। फिर आया जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी में क्या हुआ, 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए इसे बनाया गया। तो विटले काउंसिल्स यूके में चलती हैं उसके हिसाब से था ये। 3 टियर सिस्टम था, एक ऑफिस, ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक नेशनल लेवल पर था। तो प्रोविजन था यहाँ पर कंपलसरी आर्बिट्रेशन का, या फिर जैसे कि पे, वर्क आवर्स, ठीक है, इन सभी मैटर्स पर हमें कंपलसरी आर्बिट्रेशन करना था। और अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हमारा नहीं पहुंचता है तो फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम नेशनल लेवल पर चीजें करवाएंगे। चैलेंजेस क्या है वर्क पार्टिसिपेशन के, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट है वो कमिटमेंट नहीं शो करते। देखो इंडिया में और वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज है वहां पर अगर आप एक डिफरेंस देखोगे तो इंडियन जो है, ठीक है, इंडियन पीपल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की। इनको यहाँ पर एजुकेशन के बेसिस पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ही पड़ता है। तो काफी ज्यादा एम्प्लॉयर्स यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन की तरह देख रहे थे इसको, रेदर देन की इम्प्रूवमेंट आएगा, या फिर यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी दिखाई, हमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या अथॉरिटी शेयर ही नहीं करनी वर्कर्स के साथ में। फिर ट्रेड यूनियंस भी आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी एक टाइम पर, जहां पर वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकली भी एफिलेटेड हो गई थी। तो ये जो स्कीम्स थी उनको ऐसा लगता था कि उनकी पावर और इन्फ्लुएंस को कम कर रही हैं। फिर वर्कर्स सच में तो एजुकेटेड नहीं होते हैं वरना वर्कर्स क्यों बने वो।
तो यहाँ पर इफेक्टिव उसके लिए वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनका एजुकेटेड होना जरूरी था और ट्रेंड होना जरूरी था, जो कि हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में वो काफी कमजोर था, और इसी वजह से जो हमारी स्कीम्स लेकर आई गई, या तो वो वॉलेंट्री थी या तो मैंडेटरी थी। मैंडेटरी यहाँ पर फॉलो की नहीं गई, फेल हो गई, और वॉलेंट्री तो यहाँ पर एक तरीके से एग्जिस्ट भी करी या नहीं वो किसी को नहीं समझ में आया। ठीक है, एंड इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा गाइस आपको पता है हम लोग ईपीएफओ का कोर्स यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, जो कि प्योरली आपका पीडीएफ बेस्ड कोर्स रहेगा। अलोंग विद इट अगर आप मॉक टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर लगाते हो तो वो भी आपको यहाँ पर अलाउड है, और अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ में मिले तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स हम आपको देते हैं, समरी शीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1500 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो ये जो कोर्स है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन करना तो आप rpaacademy.co.in पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, आरपी एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स भी मिल जाएंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।